नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हमारा जो टॉपिक है वो भू राजस्व व्यवस्था पे है। उस समय की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, किसके समय क्या हुआ, किसके समय कितनी लगान ली गई, कितने परगनों में ज़मीन को बांटा गया या किससे क्या परिलाभ हुआ, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भू राजस्व व्यवस्था, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, भूमि से संबंधित कार्य व्यवस्था। सर्वप्रथम मीर जाफर द्वारा प्रदत्त 24 परगना की जमींदारी मिलने के बाद अंग्रेज़ों ने एक सेलेक्ट कमेटी का गठन किया, जिसने लगान एकत्रित करने का अधिकार अपने पास रखा। मीर जाफर नाम से आप परिचित हैं। प्लासी के युद्ध में इसकी प्रमुख भूमिका रही। 1765 तक उत्तरदायित्व कम होने से भू राजस्व संबंधी परेशानियां कम रही, किंतु 1765 से 72 के दौर में अर्थात बंगाल में द्वैत शासन के समय भ्रष्टाचार की स्थिति कायम हो गई। फर्गमिगर की रिपोर्ट में स्पष्ट स्वीकार किया गया कि बंगाल में भ्रष्टाचार व्याप्त है। 1769 में सेलेक्ट कमेटी ने लगान वसूली पर नियंत्रण के लिए पुराने अमीनों को हटाकर सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की और 1770 में खिताब रॉय व मोहम्मद रजा खां पर नियंत्रण रखने के लिए भू राजस्व नियंत्रण परिषद का गठन किया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में सर्किट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें हेस्टिंग्स और उसके कार्यकारिणी के 4 सदस्य भी शामिल थे और प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षकों के आधार पर कलेक्टर नियुक्त किए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगान अधिग्रहण को प्रभावी बनाने के लिए 1772 में पंचवर्षीय व्यवस्था लागू की, जिसमें इजारेदारी नीलामी प्रथा को अपनाया गया। ये व्यवस्था बोली लगाने वालों के लिए लाभदायक थी, इसलिए माना जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इसे नीलामी में भाग लिया। 1777 में इस व्यवस्था की असफलता के बाद इसे 1 वर्षीय कर दिया गया। यद्यपि हेस्टिंग्स और फ्रांसिस दीर्घकालीन लगान व्यवस्था के हिमायती थे। 1786 में प्रांतीय परिषदों के स्थान पर राजस्व समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य राजस्व प्रशासन का केंद्रीकरण करना था। कालांतर में इस राजस्व समिति का नाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया। तो आप याद रखेंगे कि जो भू राजस्व व्यवस्था है वो मीर जाफर यानी 1757 से लागू की गई। उनका उद्देश्य मुख्य यही रहता था कि हम किस प्रकार से अधिक कर को प्राप्त कर सकें। और रिकॉर्ड कीपर चार्ल्स ग्रांट थे। जॉन सोरे भूमि का स्वामी जमींदारों को मानते थे और उनके वंशानुगत अधिकारों को भी, किंतु ग्रांट के अनुसार समस्त भूमि सरकार की है, जमींदार केवल संग्रहकर्ता हो सकता है। जमींदारी व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये इन व्यवस्थाओं को बांट दिया गया भूमि से संबंधित में। तो हम यहाँ पर एक एक व्यवस्थाओं को लेते हुए इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आपका आता है जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त। तो जमींदारी व्यवस्था, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जमींदारों और कृषकों के बीच की जो व्यवस्था है उसको क्या कहा गया, जमींदारी व्यवस्था। और इसे लागू करने वाला, आप इसका एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला कि जैसे जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त एक ही नाम है ये। तो इसमें आपको ये देखना है कि किसके समय लागू की गई, कौन गवर्नर जनरल था, इसको कब लागू किया गया, ये किन प्रांतों में लागू की गई, इससे हमें क्या परिलाभ हुआ, क्या ये सफल हुई और या असफल हुई, इसके क्या परिणाम रहे। बच्चों, ये जितनी भी आप रैयतवाड़ी पढ़ेंगे, महलवाड़ी पढ़ेंगे या स्थायी बंदोबस्त पढ़ेंगे, तो इनमें आप
बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनमें और बहुत कन्फ्यूज़न भी हो जाते हैं, तो इसको हम एक एक लेते हुए पढ़ेंगे और इसको डिवाइडेशन में बांट देंगे कि भाई जैसे स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, जैसे 1790 में लागू हुई, किसके समय लागू किया गया, कॉर्नवालिस के समय लागू किया, ये कितने समय के लिए की गई, ये 10 वर्ष की गई। अब इनको किन किन प्रांतों में लागू किया गया, इसके हमें स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसे जमींदारी जागीरदारी या माल गुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था में भूमि का मालिक तथा लगान वसूली का अधिकार जमींदारों को माना गया। आप इसको नोट करेंगे, इस व्यवस्था में भूमि का मालिक तथा लगान वसूली का अधिकार जमींदारों को ही माना गया। 1793 में इस व्यवस्था को स्थायी रूप दे दिया गया, अर्थात एक बार लगान की दर निश्चित कर देने के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं थी। राजस्व वसूली के लिए जमींदारों को राजस्व का 1/11वां भाग रखने की अनुमति थी और 10/11 भाग साम्राज्य को देना निश्चित किया गया। इस व्यवस्था की सबसे एक बड़ी कमजोरी यह थी कि जमींदार कितना लगान वसूल करे यह स्पष्ट नहीं किया गया, जिससे लगान में वृद्धि का फ़ायदा जमींदारों को तो मिला किंतु सरकार को नहीं। ये इसकी असफलता के कारण में आ जाएगा। 1713 में विनियम 14 द्वारा सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया और 1794 में सूर्यास्त का नियम भी लागू कर दिया गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19वें भूभाग पर लागू की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल हैं। देखिए, मैं फिर आपको बता दूंगी, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी आते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जमींदारी व्यवस्था के ये सभी मतलब इनके अभिप्राय हैं, जैसे जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त या मालगुजारी जो भी हैं। तो पहला समय आ गया 1790, किसके समय हुई, कॉर्नवालिस के समय हुई। कितना भाग निश्चित किया गया, एक 10 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए, 10 वर्ष के लिए की गई। और ये व्यवस्था लागू किन प्रांतों में की गई, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस व उत्तरी कर्नाटक। B+B+U+B+K इसके माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें यह है, इसके प्रभाव क्या हुए, इसके प्रभाव में यह है, जमीन की नीलामी के कारण उपसामंतीकरण कृषक और सरकार के बीच ये मध्यस्थ वर्ग था। स्थायी होने के कारण कृषि की प्रतिकूल या अनुकूल पैदा होने के बावजूद इसके लगान दर में परिवर्तन नहीं किया जा सके, जिससे सरकार व किसान दोनों को हानि हुई। सीधा फ़ायदा किसको हो रहा है, जमींदार को, ना तो सरकार को फ़ायदा हो रहा है ना किसको, किसान को, क्योंकि ये व्यवस्था 10 वर्ष में है। अब 10 वर्ष में कभी अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार केवल कृषक है और कृषक जो दे रहा है उसको जमींदार तक ही है, सरकार तक उसका कोई परिलाभ नहीं है। सरकार को जमींदारों के रूप में एक सहायक मित्र मिला, जिसका उदाहरण 1857 के महाविद्रोह में जमींदारों का भाग न लेना था। इस व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया, इससे अधिक मात्रा में निरंतरता के साथ अधिक राजस्व हासिल हो और अंग्रेज अपना व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर सके। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान एकत्रित करने की मान्यता दी गई थी, अतः इस व्यवस्था 1945 में फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट ने भी जमींदारी व्यवस्था की आलोचना भी की। क्यों? इसकी आलोचना का प्रमुख कारण यही था कि ये व्यवस्था केवल जमींदारों को परिलाभ दे रही थी, न तो किसानों को इसका कोई फ़ायदा हुआ था, न ही सरकार को। तो ये तो था स्थायी बंदोबस्त। अब हम आगे चलते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था है। महलवाड़ी व्यवस्था
इस व्यवस्था को भी आप उन्हीं कॉलम में बांटेंगे, 1 2 3 4। ये किसके समय लागू की गई, कहाँ लागू की गई और कौन से प्रांतों में लागू की गई, इसके क्या परिलाभ निकले, क्या इससे हानि हुई, इसको मध्यम नजर रखते हुए आप इसका अध्ययन करेंगे। तो अवध के नवाब से 1801 में अंग्रेजों को 7 जिले मिली। तो सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि द्वारा पानीपत, सहारनपुर, अलीगढ़ व आगरा अर्जुन अंग्रेजों को प्रदान किए। इन्हें सत्तानित क्षेत्र भी कहा गया था और महलवाड़ी का प्रयोग इन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में गांव की भूमि सम्मिलित ग्राम सभा की मानी जाती है, अर्थात भूमि पर गांव का सामुदायिक अधिकार माना गया है। इसमें जो जमीन पर अधिकार किसका है, गांव वालों का है। इस व्यवस्था में गांव की भूमि सम्मिलित ग्राम सभा की मानी जाती है, अर्थात भूमि पर गांव का सामुदायिक अधिकार माना गया है। महलवाड़ी में गांव के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे और लगान एकत्रित करने के लिए पूरा महल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता था। 1819 में हाल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। इसमें लगा और डेहलोजी ने 50% कर दी। इसमें क्या हुआ कि हाल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा, किसका, महलवाड़ी का। किसने रखा था, हाल्ट मैकेंजी ने। इसमें लगान दर परिवर्तनशील थी, पहले ये 80 थी, बेंटिंग ने 66 और डेहलोजी ने इसे 50% कर दिया। ये 10 से 20 वर्षों के लिए अपनाया गया था। ब्रिटिश भारत के 30 भू क्षेत्र पे यह लागू की गई, जिसमें पंजाब है, मध्य प्रांत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, व पश्चिमोत्तर तथा राजपूताना भी शामिल थे। कहाँ का, पंजाब P, मध्य प्रांत M, पश्चिमी उत्तर प्रदेश U प्लस पश्चिमोत्तर P प्लस R। इस तरीके से आप इस सूत्र के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। बेंटिंग के समय मार्टिन वर्ड द्वारा मानचित्र व पंजियों का उपयोग किया गया तथा भिन्न भिन्न भूमि के लिए अलग अलग औसत किराया 66% निश्चित किया गया। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू बंदोबस्त का पिता कहा गया। किसको, मार्टिन बर्ड को किसने कहा, उत्तर भारत में भू बंदोबस्त का पिता कहा गया। इसमें जेम्स थॉमसन का भी विशिष्ट योगदान माना जाता है। 1882 में इस व्यवस्था की गहन जांच एवं सर्वेक्षण कार्य भी हुआ, परंतु यह व्यवस्था पूरे गांव की और सामुदायिक होने के कारण इतनी सफल नहीं हुई। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार व भूमि का स्वामी माना गया। देखिए, स्थायी बंदोबस्त है या जमींदारी है, उसमें क्या महलवाड़ी जो व्यवस्था है उसमें भू का स्वामी कौन है, संपूर्ण गांव है। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसमें जिस पंजीकृत जो है वो ही, जिसकी ज़मीन पंजीकृत है वो ही भूमि का स्वामी माना गया। राजस्व जमा करने का उत्तरदायित्व भी किसानों का ही था। यदि रैयत सरकार को निर्धारित लगान नहीं पहुंचा पाती है तो वह उसे भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। सर्वप्रथम इस व्यवस्था को 1792 में मद्रास के 12 महल क्षेत्र में रीड ने 10 वर्षों के लिए लागू किया। मुख्यतः योजना वार्षिक थी। जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तो इस व्यवस्था को विस्तृत रूप दिया गया। किसने इसे लागू किया था, रीड ने। कब लागू किया, 1792 में। कहाँ, कौन सा प्रांत, मद्रास के 12 महल के क्षेत्र में। और वास्तविक इसका संचालन कब हुआ, जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना। रीड के विपरीत मुनरो ने वार्षिक लगान निर्धारण की आलोचना की।
1797 में इस राजस्व बोर्ड को भी रैयतवाड़ी व्यवस्था के विरुद्ध था, फिर भी मुनरो ने इसे लागू करने की स्वीकृति ले ली। ये 30 वर्षों के लिए लागू किया गया और लगान दर 1/3 निश्चित की गई। प्रारंभ में इसमें उपज व उत्पादन के आधार पर लगान दर को बदला जा सकता था। अतः 1885 में भूमि की उर्वर शक्ति तथा पैदावार के आधार पर लगान निर्धारण किया गया। 1864 में इसकी दर बढ़ाकर 50% कर दी गई। बम्बई में एल्फिंस्टन ने एक निश्चित लगान नीति के तहत इसे लागू निर्धारित किया गया। 1835 में विगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा पुनः सर्वेक्षण करवाया गया। 1850 के बाद इसकी दर अत्यधिक बढ़ा दी गई, जिसके कारण 1875 में दक्कन कृषक विद्रोह हुआ और 1879 में सरकार को दक्कन व कृषक राहत अधिनियम पारित करना पड़ा। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भू राजस्व व्यवस्था है, यानी भूमि से संबंधित लगान की व्यवस्था किस किस प्रकार से की गई। मैंने पहले भी बताया आपको कि अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ही भारत का धन लूटना था या भारत में अपने व्यापार का विकास करना था। तो वह किस प्रकार से, चाहे वो भूमि के से, चाहे वो व्यापार के माध्यम से, हमारे यहाँ पर वो उनकी यही नीति रही कि हम जितना यहाँ से ले जा सकते हैं उतना लें। उस व्यवस्था के आधार पर ही उन्होंने भूमि का जो वर्गीकृत कर दिया गया। कहीं जमींदारी व्यवस्था लागू की गई, कहीं स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और कहीं महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई और कहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। तो हमने देखा कि इन तीनों में डिफरेंस है, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में 2-3 प्रश्न इस प्रकार से अधिक बनते हैं कि पहला, कि इसमें जो भूमि व उपज के आधार पर कितना कब लगान निर्धारण किया गया पैदावार के आधार पर, तो 1855 में। और एक निश्चित लगान नीति कब लागू की गई थी? एल्फिंस्टन के समय बम्बई में, और 1885 में पिगल द्वारा भूमि का सर्वेक्षण किया गया। 1850 के बाद में सरकार को दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित करना पड़ा। ये थोड़े से क्वेश्चन है, ये देखना है कि कृषक राहत अधिनियम कब लागू किया गया या रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी को किसको माना गया? पंजीकृत को ही भूमि का स्वामी माना गया। ये व्यवस्था समय क्या था इसका? 1792 था। कहाँ? मद्रास के 12 माइल क्षेत्र में 10 वर्षों के लिए। फिर जब वास्तविक इस व्यवस्था को विस्तृत रूप किसने दिया था? मुनरो ने दिया था। और राजस्व बोर्ड भी रैयतवाड़ी व्यवस्था के विरुद्ध था, फिर भी मुनरो ने इसे लागू करने की स्वीकृति दी गई। यह व्यवस्था कितने समय के लिए लागू की गई? तो यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू गई। इस प्रकार हमने आज ये देखा कि किस प्रकार से भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को जनता ने स्वीकार भी किया। इनसे हमें क्या परिलाभ मिला या इससे क्या हानियाँ रही, उसको हम आगे सुधारते हुए चलते गए। तो बच्चों, आपको इन तीनों टॉपिक को एक दिन में मैंने केवल नोट से आपको संक्षिप्त रूप में बताया है। आपकी बुक्स में थोड़ा सा डिटेल है, उसमें आप थोड़ा सा जाके देखेंगे तो उसमें यह है स्थायी बंदोबस्त कहाँ, कब, क्यों, फिर उसके क्या कारण, फिर उसके क्या परिणाम और उसके बाद उसका आपको निष्कर्ष लिखना है। तो आप इन तीनों व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए याद करेंगे। धन्यवाद।